की कहानी हमारे समाज से बहुत रिलेट करती है। आत्मा की दहलीज। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरा नाम काव्या है। मेरे पति अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। वे बेहद सुलझे हुए, जिम्मेदार और शांत स्वभाव के इंसान थे। उनकी सुबह 9 बजे घर से निकलने की दिनचर्या थी और वे रात 8 बजे थक हार कर लौटते थे। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कहानी को शुरू करते हैं। हमारे संयुक्त परिवार में मेरी सास कमला देवी, ससुर महेश जी और मेरी ननद पूजा रहते थे। ससुर जी ज़्यादातर शांत रहते थे और घर के मामलों में दखल नहीं देते थे। सास कमला देवी का ही घर में बोलबाला था। पूजा की शादी 4 साल पहले हुई थी। मेरे पति से अनबन और मनमुटाव के कारण वह अपने 3 साल के बेटे लक्ष्य के साथ पिछले 8 महीने से मायके में ही रह रही थी। शुरुआत में जब पूजा अपने बच्चे को लेकर घर आई तो मुझे लगा कि यह उसके जीवन का बहुत कठिन दौर है। एक औरत के लिए पति से अलग होकर बच्चे के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, यह सोचकर मेरे मन में उसके प्रति अपार सहानुभूति थी। मैंने सोचा कि इस मुश्किल समय में उसे किसी के सहारे और अपनेपन की सख्त ज़रूरत है। मैं भी लक्ष्य से बहुत प्यार करने लगी थी। वह नटखट और प्यारा बच्चा था। धीरे धीरे वह इतना हिल मिल गया कि मुझे मम्मी नहीं बल्कि माँ कहकर ही बुलाने लगा। उसकी इस मासूमियत पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे इस बात का कड़वा एहसास होने लगा कि पूजा को मेरी मदद की आदत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी की आदत पड़ गई थी। वह लगभग रोज़ सुबह तैयार होती, चश्मा लगाती, हैंड बैग उठाती और मुस्कुराकर कहती, भाभी बस 2 घंटे के लिए लक्ष्य को देख लेना, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। कभी बैंक का बहाना होता तो कभी डॉक्टर का, कभी सहेली का जन्मदिन तो कभी इंटरव्यू का। शुरुआत में मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। मैं बिना कुछ पूछे हंसते खेलते बच्चे को संभाल लेती, लेकिन वे 2 घंटे कब 4 घंटे बन जाते और फिर कब पूरा दिन निकल जाता पता भी नहीं चलता था। कई बार लक्ष्य खेलते खेलते मेरी ही गोद में सो जाता और पूजा शाम ढलने के बाद लौटती। जब मैंने 1-2 बार उससे सहजता से पूछा कि आखिर रोज़ रोज़ ऐसा कौन सा काम निकल आता है, जो लापरवाही से हंसकर कहती, कभी भाभी ज़िंदगी में इंसान को थोड़ा अपना पर्सनल टाइम भी होना चाहिए। आप तो घर में ही रहती हैं, आपको क्या पता। मेरी सासू माँ हमेशा पूजा की ही तरफदारी करती। जब भी मैं थोड़ा संकोच दिखाती, सासू माँ तुरंत कड़वे स्वर में कहती, बहू अगर तुम अपनी ननद का साथ इस समय नहीं दोगी तो कौन देगा। वैसे भी तुम दिन भर घर पर ही तो रहती हो, 2 काम कम करोगी तो क्या हो जाएगा। यह सुनकर मैं चुप हो जाती। मुझे लगता था कि शायद एक अच्छे परिवार की यही पहचान है कि इंसान अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों के काम आए, लेकिन इस चक्कर में मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी पहचान और मेरी आत्मसम्मान धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। मेरे सपनों की टूटती डोर। शादी से पहले मैंने सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग का एक छोटा सा कोर्स किया था। अपने खर्च और अपनी पहचान के लिए मैं घर से ही ऑनलाइन सिलाई का काम करती थी। कुछ ग्राहकों के कपड़े समय पर सिलकर देने होते थे, लेकिन लक्ष्य को संभालते संभालते मेरा काम बार बार लेट हो जाता था। जब भी मैं कपड़े काटने या सिलाई मशीन पर लगती, लक्ष्य रोने लगता और ज़िद करने लगता। नतीजा यह हुआ कि काम समय पर पूरा ना होने के कारण मेरे 2 पुराने और अच्छे ग्राहक मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वे बार बार की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस दिन मुझे बहुत रोना आया। रात को जब अभिषेक घर लौटे तो मैंने चाय देते हुए दबी आवाज़ में कहा, अभिषेक अगर लक्ष्य को संभालने की वजह से मेरा काम ऐसे ही छूटता रहा तो मेरा तो ऑनलाइन काम बंद हो जाएगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अभिषेक ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से समझाया, काव्या तुम ज़बरदस्ती हर जिम्मेदारी अपने सिर मत लिया करो। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है या तुम्हारा काम प्रभावित हो रहा है तो साफ मना कर दिया करो। पूजा को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होना ही चाहिए। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इतना आसान नहीं है अभिषेक। मैं जब भी मना करने की कोशिश करती हूँ हर बार माँ जी बीच में आ जाती हैं और मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। अभिषेक ने मुझे ध्यान से देखा और कहा,
तुम अपनी सेहत और अपने काम पर ध्यान दो। अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े या हद से बढ़ जाए बात तो मुझे तुरंत बता देना। बीमारी और कड़वा सच, कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मुझे तेज़ वायरल बुखार हो गया, पूरा शरीर टूट रहा था, सिर फटने को हो रहा था और आँखों के आगे अंधेरा छा रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि 2-3 दिन पूरा आराम करना होगा और ठंडे पानी या मेहनत के काम से बचना होगा, वरना निमोनिया बन सकता है। उस सुबह अभिषेक ने मुझे दवा दी, सिर पर प्यार से हाथ फेरा और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जाते जाते उसने ड्राइंग रूम में बैठी सासू माँ से कहा, माँ, काव्या को बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम करने को कहा है। आज उससे कोई काम मत करवाइएगा और आराम करने दीजिएगा। सासू माँ ने बिना मेरी तरफ देखे हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें अभिषेक की यह चिंता बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभिषेक के जाने के आधे घंटे बाद ही मैं बिस्तर पर ढह गई। तभी पूजा मेरे कमरे में आई। वह सज धज कर तैयार थी और फिर किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। फ़ोन कटते ही उसने अपनी चिर परिचित टोन में कहा, भाभी, मैं 2-3 घंटे में आती हूँ, ज़रा लक्ष्य को देख लेना, उसे भूख लगे तो दूध पिला देना। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आँखें खोलीं, बिस्तर का सहारा लेकर उठने की कोशिश की और भारी आवाज़ में कहा, पूजा, आज सच में मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे 102 डिग्री बुखार है, पूरा शरीर दर्द से काँप रहा है। प्लीज़ आज तुम उसे अपने साथ ले जाओ या माँ जी के पास छोड़ दो। मेरी बात सुनते ही पूजा के चेहरे की रंगत बदल गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने तीखे स्वर से कहा, वाह भाभी, एक दिन बच्चा संभालने को क्या कह दिया, जैसे आप पर कोई पहाड़ ही टूट पड़ा हो। रोज़ तो बड़ा ढोंग करती हैं कि लक्ष्य से बहुत प्यार करती हैं, आज असलियत सामने आ ही गई ना। मैंने शांत रहकर लेकिन हिम्मत जुटाकर कहा, बात बच्चा संभालने की नहीं है पूजा, मैं इस वक्त खुद सीधी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तभी मेरी सास कमला देवी कमरे में आ गई। उन्होंने आते ही कड़े लहजे से पूछा, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्या किचकिच लगा रखी है। परंतु तुरंत रोने का नाटक करके पूजा कहते हुए बोली, माँ देखो ना, भाभी आज लक्ष्य को अपने पास रखने से साफ मना कर रही हैं। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, पर इन्हें तो बस बहाने बनाने हैं। सासू माँ ने मुझे सिर से पैर तक घूर कर देखा और रूखेपन से बोली, बहू, दवा खा ली है ना, तो दवा खाकर आराम भी कर लेना और साथ में बच्चा भी देख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना भी क्या बुखार आ गया है कि अपनी ननद के बच्चे को 2 घंटे भी ना देख सको। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने वेबसाइट टेबल पर रखा, थर्मामीटर अपनी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ जी देखिए, थर्मामीटर में बुखार देख लीजिए। डॉक्टर ने सख्त आराम को बोला है, अगर सच में मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सासू माँ ने थर्मामीटर को हाथ तक नहीं लगाया, उल्टे उसे दूर झटकते हुए गुस्से से बोली, थर्मामीटर दिखाकर किसे डरा रही हो? तुम्हें सिर्फ अपने उस सिलाई के काम की चिंता है ना, घर की और घर के लोगों की तो कोई परवाह है नहीं। ज़रा सा बुखार आ गया, रानी विक्टोरिया बन गई हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार थोड़ा सख्त होकर और अपनी आँखें सासू माँ की आँखों में डालकर कहा, माँ जी, अगर बच्चे को संभालते समय मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई तो बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा? आज सिर्फ एक दिन के लिए पूजा उसे अपने साथ ले नहीं जा सकती है, या आप? वह इस थप्पड़ और सन्नाटा, मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। सासू माँ का हाथ उठा और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। चटाक। थप्पड़ की गूंज से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मेरा सिर दीवार से जा टकराया। मेरे कान सुन्न हो गए और आँखों के आगे एक पल के लिए अंधेरा छा गया। गाल पर जलन की एक तेज़ लहर उठी। मैं बिस्तर का सहारा लेकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। छोटा लक्ष्य, यह दृश्य
मैं देखकर डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पूजा भी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। शायद उसने भी कभी नहीं सोचा था कि माँ इस हद तक चली जाएंगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपनी माँ को रोकने या मुझे संभालने की एक कोशिश नहीं की थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल संतुष्टि थी। सासू माँ हाँफते हुए चिल्लाईं, तुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर में रहकर मेरी जुबान लड़ाएगी? ठीक उसी समय मुख्य दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अभिषेक, जो ऑफिस के रास्ते से ही अपना लैपटॉप का बैग लेने वापस लौटा था, क्योंकि वह जल्दीबाजी में उसे ड्राइंग रूम में मेज पर ही भूल गया था, कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने कमरे में कदम रखा ही था कि उसने जो नज़ारा देखा, मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। मैं ज़मीन पर बैठी काँप रही थी। सासू माँ का हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था और पूजा एक तरफ खड़ी थी। अभिषेक के कदम वहीं थम गए। उसका चेहरा, जो हमेशा शांत और हंसमुख रहता था, पल भर में ऐसा कठोर हो गया जैसे कोई चट्टान हो। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिससे हर किसी की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। अभिषेक का फैसला। अभिषेक ने बिना एक शब्द बोले अपना लैपटॉप बैग नीचे रखा। वह धीरे धीरे मेरे पास आया। वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा। उसने मुझे अपने दोनों हाथ से उठाया और बेड पर बिठाया। उसने जग से पानी का गिलास भरा और मेरे कांपते हाथों में दिया। काव्या, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में एक ऐसी कड़वाहट थी जो मैंने शादी के 4 साल में कभी नहीं सुनी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ मेरी आँखों से आंसू बहते रहे। सासू माँ ने तुरंत अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, अरे बेटा, कुछ नहीं। या बहू आज सुबह से ही नखरे दिखा रही है। पूजा को ज़रूर काम से जाना था। जरा सा बच्चा देखने को कहा तो मुझसे ही जुबान लड़ाने लगी। बड़े बुज़ुर्गों का आदर करना तो जैसे भूल ही गई है। इसलिए मैंने बस जरा सा डैश डैश यानी कि जरा सा हाथ उठाया क्या, तभी माँ अभिषेक की दहाड़ से कमरे की खिड़कियाँ तक हिल गईं। सासू माँ वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर पहली बार एक डर का भाव आया। अभिषेक खड़ा हुआ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर पूजा की तरफ। उसकी आंखें गुस्से से और घृणा से लाल थीं। माँ, क्या कहा आपने? जरा सा? आपने काव्या पर हाथ उठाया? अभिषेक ने बेहद शांत लेकिन जहरीले आवाज़ में पूछा। बेटा, तू अपनी माँ पर चिल्ला रहा है, इस मामूली सिलाई करने वाली लड़की के लिए। सासू माँ ने अपने अहंकार को समेटते हुए कहा। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और कुछ टाइप करने लगा। फिर उसने शांत होकर अपने पिता महेश जी को भी कमरे में बुला लिया, जो बाहर का माहौल देखकर पहले ही दरवाजे तक आ चुके थे। अभिषेक ने महेश जी से कहा, पापा, आप गवाह रहिएगा कि आज इस घर में क्या हुआ है। फिर अभिषेक पूजा की तरफ मुड़ा। पूजा, तुम्हारी शादी को 4 साल हुए हैं। पिछले 8 महीने से तुम अपने पति से लड़कर यहाँ बैठी हो। काव्या ने तुम्हें अपनी बहन माना है, तुम्हारे बच्चे को माँ का प्यार दिया है, लेकिन तुमने उसे अपनी आया समझ लिया है। अपनी अय्यासी और घूमने फिरने के लिए तुम हर दिन बीमारी का बहाना बनाकर काव्या का शोषण करती रही। अभिषेक, तुम अपनी बहन से ऐसे बात करोगे? सासू माँ बीच में कूद पड़ी। चुप रहिए माँ, अभिषेक ने चिल्लाकर कहा। आज तक मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोग समझदार हैं। काव्या ने मुझसे कभी किसी की शिकायत नहीं की। उसने हमेशा इस घर को सँजोने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों ने उसकी खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझ लिया है। अभिषेक ने अपने कोट की जिप बंद की, कमरे की अलमारी खोली, उसमें से 2 बड़े सूटकेस बाहर निकाले। यह देखकर सासू माँ और पूजा के होश उड़ गए। अभिषेक, यह क्या कर रहे हो तुम? ससुर, महेश जी ने घबराकर पूछा। अभिषेक ने अलमारी से काव्या के सारे कपड़े, उसका सिलाई का सामान, उसके कागजात और अपने कपड़े सूटकेस में ठूंसना शुरू कर दिया था। अभिषेक, पागल हो गए हो क्या? कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? सासू माँ की आवाज़ अब
काँप रही थी। अभिषेक रुका। उसने मुड़कर अपनी माँ की आँखों में आँखें डालकर कहा, माँ जी, जिस घर में मेरी पत्नी के आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है, जिस घर में बीमारी की हालत में उस पर थप्पड़ चलाया जाता है, उस घर में रहने का हक मुझे भी नहीं है। मैं आज अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। पूरे घर में इस बात से सन्नाटा छा गया। अभिषेक की यह बात सुनते ही पूरा घर सन्न हो गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाला अभिषेक, माँ बाप की हर बात मानने वाला उनका बेटा, इतना बड़ा और कठोर फैसला ले सकता है। सासू माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बेटा, तू इस थप्पड़ के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा, इस पराए घर की लड़की के लिए? माँ, यह पराए घर की लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, जिसे आप थप्पड़ मार रही हैं। वह इस घर की बहू है, मेरी गुलाम नहीं है। और अगर आज मैंने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं खुद को इंसान कहने के लायक नहीं रहूँगा। पूजा भी अब घबरा गई थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसका भाई घर छोड़कर चला गया तो इस घर का सारा बोझ और उसका अपना ठिकाना भी खतरे में पड़ जाएगा। वह रोते हुए बोली, भैया, मुझसे गलती हो गई, माँ से भी गलती हो गई, आप ऐसा मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए थी पूजा, जब तुम रोज़ अपनी जिम्मेदारियाँ भाभी पर डालकर बाहर घूमने जाती थी। अभिषेक ने कड़े शब्दों में कहा। और रही बात माँ की, तो माँ को यह समझ आना चाहिए कि बहू भी किसी की बेटी ही होती है। उसे पीटने का अधिकार भगवान ने भी उन्हें नहीं दिया। अभिषेक ने दोनों सूटकेस चैन से बंद किए। वह मेरे पास आया, मेरा हाथ थामकर मुझे बड़े प्यार से खड़ा किया। उसने मेरा पर्स और मेरी दवाइयाँ अपने हाथ में ले ली। सासू माँ रोने लगी और आगे बढ़कर अभिषेक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अभिषेक, मेरी बात सुन बेटा, तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं काव्या से माफ़ी मांग लेती हूँ। अभिषेक ने नम आँखों से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, माफ़ी? अब बहुत देर हो रही है। अगर मैं आज नहीं रुक गया तो काव्या हर दिन इस डर में जिएगी कि कब उस पर फिर से हाथ उठा दिया जाए। मुझे अपनी पत्नी की सुरक्षा और आत्मसम्मान ज़्यादा प्यारा है। ससुर महेश जी ने भी अभिषेक को रोकने की कोशिश की। बेटा, एक बार सोच ले, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अभिषेक ने ससुर जी के पैर छुए और कहा, पापा, इज्जत किसी को नीचा दिखाकर नहीं मिलती है। आपने माँ को कभी गलत काम करने से नहीं रोका, यह उसी का नतीजा है। मैं हर महीने आपके और माँ के खर्चे के पैसे आपके खाते में भेज दिया करूँगा, लेकिन इस बार घर में अब हम नहीं रहेंगे। तभी एक नई शुरुआत हुई। अभिषेक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे लेकर घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे सासू माँ का रोना और पूजा की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अभिषेक ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने तुरंत अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसके खाली पड़े फ्लैट की चाबी ली। वह मुझे कार में बिठाकर सीधे उस फ्लैट पर ले गया। फ्लैट छोटा था लेकिन बेहद शांत और साफ़ था। अभिषेक ने मुझे बेड पर लिटाया, मेरे ऊपर कंबल उड़ाया और डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके मेरे लिए नया प्रिस्क्रिप्शन मंगवाया। उसने खुद रसोई में जाकर मेरे लिए गर्म सूप बनाया और मुझे अपने हाथों से पिलाया। जब मैंने दवा खा ली तो मैंने अभिषेक का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, अभिषेक, मेरी वजह से आपका परिवार छूट गया, आपकी माँ छूट गई। अभिषेक ने उंगली मेरे होठों पर रख दी और मुस्कुराकर बोला, काव्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, गुलामी से नहीं। अगर मैं आज तुम्हारा साथ नहीं देता तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाता। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, यह हमारा नया घर है और यहाँ तुम्हें वह हर सम्मान मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका वो पति होता है जो सही और गलत में फ़र्क समझे, और दुनिया चाहे अपना परिवार ही क्यों ना हो,
के सामने अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाए। उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अभिषेक और मैंने मिलकर उस किराए के मकान को अपना आशियाना बनाया। बुखार ठीक होने के बाद मैंने अपने सिलाई के काम को नए सिरे से शुरू किया। अभिषेक ने मेरे काम को बढ़ावा देने के लिए एक छोटा सा बुटीक सेटअप करने में मेरी मदद की। बिना किसी घर के तनाव और ननद सास के बेजा मांगों के मेरा काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में मेरे पास काम की कोई कमी नहीं रही। उधर हमारे चले जाने के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सासू माँ को अब घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। जब पूजा का काम करने में मन नहीं लगा और उसकी माँ से अनबन होने लगी तो सासू माँ को एहसास हुआ कि काव्या इस घर में कितनी बड़ी धुरी थी जिसे उन्होंने खो दिया था। पूजा को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और 6 महीने बाद उसने अपने पति से बात करके अपना घर वापस बसाने का फ़ैसला किया। सासू माँ और ससुर जी कई बार हमारे नए घर आए। सासू माँ ने रो रो कर मुझसे अपने लिए माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया और उनका बहू के नाते आदर भी करती रही, लेकिन मैंने उस पुराने घर में वापस लौटने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ सीमाएं एक बार टूट जाएं तो उन्हें दूर से ही प्रणाम करना बेहतर होता है। आज मैं एक सफल बुटीक ओनर हूँ और सबसे बढ़कर एक ऐसे पति की पत्नी हूँ जिसने मुझे मेरी नज़रों में और समाज की नज़रों में कभी झुकने नहीं दिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई होगी, आपके आसपास ज़रूर रिलेट करती होगी।